नमस्कार दोस्तों आज सुबह लगभग 6 बजे के आसपास इसरो के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया था PSLV C61, जिसके तहत जो मेन मकसद था वो ये था कि जो सैटेलाइट है EOS-09, EOS का मतलब है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09, इसको प्लेस किया जाना था ऑर्बिट पर, जो कि नहीं हो पाया। आप देख सकते हो इसरो PSLV C61 लॉन्च मिशन फेल्स। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है कि आखिरकार इसके फेल का कारण क्या रहा होगा, क्यों ये नहीं हो पाया, किस स्टेज पर जाकर ये फेल हुआ और ये कितना इंपॉर्टेंट था, मतलब ये जो सैटेलाइट है इसका क्या यूज आना था, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे जो फाउंडेशन बैचेस हैं जैसे 2026 के लिए, उसको आप अवेल कर सकते हो। लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में, यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं और देखिए आप देख पाओगे 18 मई को, मतलब आज सुबह की बात है, लगभग 6 बजे इसरो के द्वारा PSLV C61 मिशन जो है लॉन्च किया जाता है। इसरो का कहना है कि ये पार्शियल फेलियर है, लेकिन देखिए क्या है ना कि जो मेन इसका जो एम था दैट इज EOS-09, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09, जिसको रीसैट 1 भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इसरो ने क्या है कि जो नेम है ना उसको थोड़ा सा सरल बनाने के लिए 09, 010, 0 मतलब इस तरह से कर दिया है ताकि एकदम आसानी हो हमें पहचानने में। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो सैटेलाइट था इसको इंटेंडेड ऑर्बिट में प्लेस करना था, लेकिन क्या होता है कि ये प्लेस नहीं हो पाता है। इसका अगर आप ऑब्जेक्टिव देखोगे तो यहाँ पर ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की हम बात कर रहे हैं 09, इसमें सी बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा हुआ था और इसका पर्पस ये था कि ऑल वेदर डे नाइट इमेजिंग कैपेबिलिटीज की, मतलब कि यहाँ पर अर्थ को ऑब्जर्व करके जो एक प्रकार से इमेजिंग है, मतलब यहाँ पर एग्जैक्टली कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट मॉनिटरिंग के लिए, फ्लड मैपिंग के लिए, डिजास्टर रिस्पांस के लिए, स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस के लिए बॉर्डर वगैरह एरिया के पास, और स्पेशली अभी क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन चल रहा है, तो हर एक चीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाना था। और इसको कौन से व्हीकल से लॉन्च करना था, बेसिकली PSLV C61, आपको पता है ये इसरो का वर्क हॉर्स लॉन्चर है, मतलब बहुत सारे सैटेलाइट सबसे ज़्यादा हमने अगर लॉन्च किए हैं तो वो PSLV के माध्यम से ही किए हैं, लेकिन ये एक्सेल वाला वर्जन है, बड़ा वाला वर्जन है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का। और यहां पर इसको कौन से ऑर्बिट में प्लेस करना था, ये वाला जो सैटेलाइट है, ध्यान रखिएगा, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। देखो यहां पर थोड़ा सा हम ऑर्बिट को भी समझ लेते हैं। आपको पता होगा कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में आपने सुना होगा, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के बारे में आपने सुना होगा, तो वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा हाइट पर होता है, लगभग 36,000 किलोमीटर के हाइट पर होता है, राइट। और वो ज़्यादातर क्या है ना, जियो स्टेशनरी पर जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं वो प्लेस किए जाते हैं, ताकि लगातार जब आप अर्थ से ऑब्जर्व कर रहे हो तो एग्जैक्टली एक ही जगह ये रहता है, ताकि कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन यहाँ पर जो अर्थ ऑब्जर्वेशन वाले सैटेलाइट होते हैं, इसको बेसिकली जो पोलर वाला ऑर्बिट होता है वहां पर हम प्लेस करते हैं। अब पोलर ऑर्बिट अगर आप देखोगे, यहां पर सन सिंक्रोनस जो ऑर्बिट है ये पोलर ऑर्बिट का ही एक प्रकार है, मतलब पोल टू पोल आपको देखने को मिलेगा, और इसकी हाइट लगभग 600 से 800 किलोमीटर के बीच में होती है। और यहां पर क्या है ना, इसकी सबसे खास बात यह है कि ये अर्थ पर जिस पॉइंट से गुजर रहा होता है ना, एग्जैक्टली हर दिन उसी पॉइंट से गुजर रहा होता है। कहने का मतलब यह है कि यहां पर लाइटनिंग कंडीशन होती है, लाइटिंग की जो कंडीशन है वो होती है, ताकि ये अच्छे से ऑब्जर्व कर सके और हमें जो इमेजेस हैं वो मिल सकें उस पर्टिकुलर एरिया के। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव था, आई होप आप समझ पाए होंगे। अच्छा, PSLV C61 ध्यान रखिएगा, ये PSLV का 63rd फ्लाइट था एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन का, लेकिन ओवरऑल इसरो का अगर आप मिशन देखोगे, जितने भी मिशन अभी तक इसरो ने लॉन्च किए, ये 101st मिशन था, और ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था, ऑब्वियस सी बात है, श्रीहरिकोटा से, सुबह लगभग 5:59 के आसपास। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि लॉन्च में हुआ क्या। देखिए, जब हम PSLV की बात करते हैं, आप सब जानते होंगे इसमें 4 स्टेजेस होते हैं, सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड, इस तरह से होता है, राइट। तो सबसे पहले जो सॉलिड बूस्टर है, ये जो स्ट्रैप आप देख रहे हो, ये काम आता है, मतलब सबसे पहले जो है इसको बर्न किया जाता है, जो फ्लाइट है, जो रॉकेट है, यहां से उड़ती है। उसके बाद लिक्विड वाला जो स्टेज है वो आपका स्टार्ट होता है काम करना, और फिर तीसरा जो स्टेज है वो फिर सॉलिड पर आ जाता है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो सॉलिड रॉकेट मोटर HPS-3 ये आपका इंस्टॉल किया गया था। अब इसका काम क्या होता है मोटर का, कि जो सॉलिड ग्रेन होते हैं उसको वो बर्न करता है, जिससे आपको थ्रस्ट मिलता है, और जो पूरा का पूरा रॉकेट है वो और ज़्यादा ऊंचाई पर जाता है जिस ऑर्बिट पर आपको ले जाना है। और फोर्थ स्टेज देखो, फोर्थ स्टेज लिक्विड वाला है, लेकिन ये तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि जो थर्ड स्टेज है वहीं पर प्रॉब्लम आ गई। जो पहला स्टेज है सॉलिड बूस्टर लिक्विड इंजन, ये दोनों सक्सेसफुली काम किया, एक पर्टिकुलर हाइट तक जहां तक ये जाना था दोनों स्टेज में वो पहुंच गया। इनफैक्ट अगर आप
आप देखोगे यहाँ पर ये वाला लाइन ऑब्जर्व करिए आप, तो ये लगभग 400 साढ़े 400 किलोमीटर के हाइट तक पहुंच गया दूसरे स्टेज तक। और अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं एल्टीट्यूड 445 किलोमीटर, और यहाँ पर इसकी जो टाइमिंग है मतलब 754 सेकंड तक ये काम किया। रेंज भी आप देख पाओगे, टोटल रेंज मतलब पृथ्वी से लेकर जो टोटल रेंज जितना ये ट्रैवल किया है वो दिखा रहा है, और ये हाइट है 445 किलोमीटर एल्टीट्यूड। तो यहाँ पर होता क्या है कि थर्ड स्टेज जब स्टार्ट हुआ, यहाँ पर इसको और ऊपर की तरफ जाना था थर्ड स्टेज, लेकिन ये जा नहीं पाया क्योंकि थर्ड स्टेज में जो रॉकेट मोटर, सॉलिड रॉकेट मोटर वाला स्टेज है, वहाँ पर फेलियर देखने को मिला। अब क्वेश्चन ये आता है कि थर्ड स्टेज में क्या प्रॉब्लम हुई। देखो अब एग्जैक्टली प्रॉब्लम वगैरह तो रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगी, लेकिन बताया जा रहा है कि जो चैम्बर प्रेशर है उसमें अचानक से ड्रॉप देखने को मिला। मतलब जो थर्ड स्टेज वाला चैम्बर जहाँ पर प्रेशर बना रहता है जिससे थ्रस्ट जनरेट होता है, थ्रस्ट आप सब जानते हैं कि यहाँ पर एक पुश मिलता है ताकि रॉकेट और ऊपर की तरफ जा सके। तो जो चैम्बर था वहाँ पर जो प्रेशर होना चाहिए था वो अचानक से ड्रॉप हो गया। अब जब प्रेशर ड्रॉप हो गया मतलब जितना थ्रस्ट मिलना था वो थ्रस्ट मिल नहीं पाया, जिसकी वजह से ये आप देख सकते हो जो अपना ट्रेजेक्ट्री है वो दूसरा भटक गया, मतलब दूसरे ट्रेजेक्ट्री की तरफ ये जाने लग गया। एंड दैट इज वाई इसरो को मैनुअली इसको अबॉर्ट करना पड़ा। मतलब क्या है ना कि अगर मान लो इसको आप अबॉर्ट नहीं करते तो ये और ऊपर हाइट पर चला जाता और ये स्पेस डेब्रीज में कन्वर्ट हो जाता। तो जानबूझकर इसको मैनुअली अबॉर्ट करके, मतलब फोर्थ स्टेज लॉन्च ना करके इसको मैनुअली अबॉर्ट किया गया ताकि ये वापस से एटमॉस्फेयर में री एंटर करे और यहाँ पर बर्न हो जाए, ताकि जो स्पेस डेब्रीज है वो क्रिएट ना हो। तो ये कोशिश होती है और अल्टीमेटली इसका आउटकम यही हुआ कि जो इसके अंदर सैटेलाइट था, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09, ये अपने ऑर्बिट पर नहीं पहुंच पाया, हमने इसको प्लेस नहीं कर पाए, और PSLV C61 जो मिशन है इसको फेलियर डिक्लेयर कर दिया गया। अच्छा, यहां पर अब इसको देखते हुए इसरो ने एक फेलियर एनालिसिस कमिटी का गठन किया है। हाई लेवल फेलियर एनालिसिस कमिटी है जो कि कई चीज़ों को एग्जामिन करेगी, जैसे टेलीमेट्री हो गया, प्रेशर हो गया, थर्मल डेटा हो गया, लॉन्च के थ्रू क्या डेटा निकल कर सामने आया, फिर इसके अलावा जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है रॉकेट की, प्रोपेलेंट परफॉर्मेंस हो गया, उसको एनालाइज किया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर यह भी समझने की कोशिश की जाएगी कि प्रॉब्लम क्या डिज़ाइन में थी, क्या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, या फिर प्रोसीजर में कोई दिक्कत आई है। मतलब प्रॉब्लम कहाँ ही है ये इसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। देखो अभी क्या है ना कि कुछ चीज़ों का सस्पिशन है कि यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। जैसे कि जो नोजल इरोजन है, क्या नोजल में कोई डैमेज हुआ है जिसकी वजह से लीक हुआ, या फिर जो ग्रेन बर्निंग मैंने आपको बताया ना, जो मोटर है, जो सॉलिड प्रोपेलेंट है, उसका जो ग्रेन बर्निंग होना चाहिए वो क्यों नहीं हो पाया, जो सील फेलियर है, क्या कोई सील में प्रॉब्लम हुई है कंटेनमेंट सिस्टम में, प्रेशर कंटेनमेंट सिस्टम में, या फिर इसके अलावा जो डिफेक्ट हुआ होगा असेंबली के दौरान, इंसुलेशन लेयर्स के दौरान। मतलब इन सारी चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और एक प्रॉपर जब रिपोर्ट सामने आएगी तब एग्जैक्टली पता चल पाएगा कि क्या प्रॉब्लम आई है। अच्छा, ये जो फेलियर हुआ है ये इतना मायने क्यों रखता है? देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो चीज़ यही है कि ये जो सैटेलाइट था ये स्ट्रैटेजिक सैटेलाइट था, ये सिविलियन और मिलिट्री पर्पस दोनों के लिए था, स्पेशली फॉर रियल टाइम इमेजिंग एंड टेरेन मैपिंग। डिफिकल्ट कंडीशंस में जहाँ पर जो टेरेन होता है, चाहे पहाड़ हो गया, रेगिस्तान हो गया, मतलब कहीं पर भी जो है, तो उसको हम थोड़ा सा अच्छे से जो है इमेजेस प्राप्त कर सकते थे। इसके अलावा क्रॉप यील्ड का एस्टिमेशन, बॉर्डर सर्विलेंस के लिए, नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ये सैटेलाइट काफ़ी ज़्यादा काम में आता। फिर दूसरा तो यहाँ पर सबसे बड़ा देखो एक मायने इसलिए रखता है क्योंकि PSLV का अपना एक खुद का रेपुटेशन है। बहुत हार्डली आपको कभी देखने को मिलेगा कि ये जो मिशन है PSLV का वो फेल हुआ है, क्योंकि इसरो का ये सबसे रिलायबल वर्क हॉर्स है। 50 से ज़्यादा सक्सेसफुल मिशन अभी तक इसने किए हुए हैं। लास्ट फेलियर में अगर आपको याद दिलाऊं तो 2017 में जो PSLV C39 था उसमें देखने को मिला था। और ये जो फेलियर है ये कहीं ना कहीं इसरो का जो नियर परफेक्ट रिकॉर्ड है PSLV लॉन्चेस का, उसके ऊपर थोड़ा सा डेंट करता है, और ग्लोबल रिपरकशन भी हो सकता है क्योंकि इसरो की जो स्टैंडिंग है अमंग ग्लोबल सैटेलाइट कस्टमर वो थोड़ा सा अफेक्ट हो सकती है। यहाँ पर आगे आने वाले समय में हम प्राइवेट पब्लिक जो लॉन्चेस हैं उसको भी हम करने वाले थे, तो उसके ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। क्वेश्चन भी रेज किए जाएंगे क्वालिटी कंट्रोल को लेकर कि आखिरकार जो सॉलिड स्टेज कंपोनेंट है उसमें क्या प्रॉब्लम आई, क्यों दिक्कत हो रही है, और आगे क्या हो सकता है फ्यूचर आउटलुक। देखो जैसा मैंने आपको बताया, डिटेल्ड रूट कॉज एनालिसिस अभी इसको लेकर काम चल रहा है, और इसरो ने प्रॉमिस किया है कि करेक्टिव मैकेनिज्म को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, और ज़्यादा जो रिग्रेस प्री लॉन्च वैलिडेशन होता है उसको कंडक्ट किया जाएगा, और साथ ही साथ जो रीडिज़ाइन है हो सकता है थर्ड स्टेज
का वो करने की कोशिश की जाएगी एंड जल्द से जल्द इसका रिप्लेसमेंट ढूंढा जाएगा। जो EOS 09 हम लगाने वाले थे सैटेलाइट, उसको रिप्लेस कैसे कर सकते हैं उसको भी देखा जाएगा। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों। आई होप कि आज सुबह से ये जो खबर आ रही थी कि इसरो का जो मिशन फेल हुआ है उसके पीछे का सब कुछ आपको कहानी समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है PSLV से ही रिलेटेड। क्या बता सकते हो कौन सा करेक्ट है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। थैंक यू सो मच। दोस्तों, चाहे आप UPSC की तैयारी शुरू कर रहे हो या फिर प्लान बना रहे हो, मेरे पास है एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, स्टडी IQ का UPSC फाउंडेशन कोर्स। सोचिए, एक ऐसा ऑल इन वन प्रोग्राम जहां मिलेगा आपको सॉलिड तैयारी, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस टॉप एजुकेटर्स के साथ, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स और PRP MRP जैसे फोकस्ड रिवीजन मॉड्यूल्स। स्कॉलरशिप भी हैं दोस्तों। प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड लो। हर मंथ टॉप परफॉर्मर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स के लिए है उड़ान स्कॉलरशिप, ताकि पैसा कभी रुकावट ना बने। गोल्ड, प्लैटिनम या डायमंड, जो प्लान आपके लिए बेस्ट हो उसे चूज कीजिए। और सबसे खास बात, आपको गाइड करेंगे खुद एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर, जिन्होंने UPSC सिस्टम को अंदर से देखा है। स्टडी IQ पर भरोसा किया है 2 करोड़ से ज्यादा इंडियंस ने, और अब आपका नंबर है UPSC फाउंडेशन कोर्स के साथ अपना IAS ड्रीम सच करने का। अब करना क्या है, बस स्टडी IQ के ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, UPSC फाउंडेशन कोर्स ढूंढिए। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद डिस्काउंट कोड के सेक्शन में लिखिए ANKITLIVE अंकित लाइव और पाइए सबसे लोएस्ट प्राइस। योर IAS जर्नी स्टार्ट्स नाउ।